मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। डेफिनेशन, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। डेफिनेशन क्या होगी बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी the ionization energy of an element is the minimum quantity या minimum amount of energy which is required to remove an electron from outermost shell of its isolated gaseous atom. मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर 2 कंडीशन लाजमी फुलफिल होनी चाहिए। एक तो एटम होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि सिंगल होना चाहिए। लाइक अगर Cl2 बना तो आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसको Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो फेज होना चाहिए वो गैस फेज होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर बेटा सॉलिड फेज है, आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगी। वो बेसिकली सॉलिड फेज को पहले लिक्विड फेज में कन्वर्ट करेगी और फिर जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो लिक्विड फेज को किस में कन्वर्ट करेगी? गैसियस फेज में। गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर जो आप एनर्जी देते हैं वो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपने ये काम पहले करना है। पहले आपने उसको गैस फॉर्म में लेके आना है और आइसोलेटेड फॉर्म में लेके आना है। देन जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसको आपने जहन में रखना है, इसके बिना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। जैसे बेटा ये आपके पास एक जनरल एटम है, इस एटम के आउटर मोस्ट यानी जो वैलेंस शेल है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे बेटा आपकी बुक के अंदर 2 डिफरेंट एग्जांपल ली गई है। फर्स्ट वन सोडियम की। सोडियम के वैलेंस शेल में से, जैसे यहाँ पे देखें इस रिएक्शन के अंदर G लिखा हुआ है, G मीन गैसियस फेज है। इस सोडियम में से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 495 और 496 किलो जूल पर मोल। ये बेटा 1 मोल की है। 1 मोल मीन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम, यानी 6.023 10⁻23 सोडियम एटम। तो एक एटम में से अगर आपसे एनर्जी पूछी जाए तो फिर इस 496 को या 495 को आप क्या करेंगे? आप बेटा एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम की बात करें तो आपको पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो यहाँ पे हमारे पास 735 है या 738 की इक्वल होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम में से अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव करना है, पहले मैग्नीशियम एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बेटा यूनी पॉजिटिव आयन बन गया। अब यूनी पॉजिटिव आयन में से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो डाई पॉजिटिव आयन बनेगा। इसके रिजल्ट में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो बेटा विच इज इक्वल टू 1445 या 1451 किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी है ये ऑलमोस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसके डबल है। बेटा यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को उसी एटम में से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच गई है। बेटा याद रखें, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अनइक्वल हो जाते हैं। पहले इक्वल होते हैं। जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया मैग्नीशियम में से तो पहले आपके पास 11 एंड 12 प्रोटॉन थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद अब हमारे पास मैग्नीशियम आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है, प्रोटॉन 12 है। अब बेटा प्रोटॉन का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज। तो एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एटम यूनी
पॉजिटिव बेटा मैग्नीशियम जो आयन है इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है तो वो मैग्नीशियम के 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली हेल्ड कर लेगा, ज्यादा बेटा जी टाइटली इसको पकड़ के रखेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना, रिमूव करवाना एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एटम डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेटा बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑलमोस्ट डबल के करीब होती है। यहाँ पे मैंने सोडियम की एग्जांपल भी दी है। सोडियम ने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज किया है, रिमूव किया है, तो 496 या 495 एनर्जी है। लेकिन बेटा जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं देन अब देखें डबल भी नहीं, ऑलमोस्ट 400 से 4000 पे चली गई है। ऐसा क्यों बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से हमने रिमूव करवा दिया था तो सोडियम हो गया था स्टेबल, यानी उसके प्रीवियस शेल के अंदर जो उसका बेटा पीछे जो शेल बच गया था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए थे, ऑक्टेट कंप्लीट है। जब कोई भी आयन स्टेबल हो जाता है फिर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो फिर बेटा आप उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज तो करवाया जा सकता है, रिमूव करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको हाई एनर्जी देना पड़ेगी। जैसे मैग्नीशियम का अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 7000 के करीब एनर्जी देना पड़ती है, तो विच इज इक्वल टू बेटा वेरी हाई एनर्जी। तो जैसे जैसे आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तरफ मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड की एनर्जी फर्स्ट वन से हमेशा हाई होती है। इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है बेटा? हाई होती है। एग्जाम्पल के बाद बेटा वेरिएशन है, और वेरिएशन विद इन अ ग्रुप है। बेटा ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर अगर आपने वेरिएशन को देखना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेटा 3 फैक्टर है यहाँ पे। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 साइज ऑफ एटम, नंबर 3 शेडिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगी। साइज ऑफ एटम आपको पता है वेरी करता है विद इन अ पीरियड, विद इन अ ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली रिपल्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? इनर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? शील्ड करते हैं या स्क्रीन करते हैं। इस इफेक्ट को बेटा हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये भी आपके पास ग्रुप के अंदर वेरी करता है, पीरियड के अंदर वेरी करता है। कैसे वेरी करता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेकिन अभी आपने ये 3 फैक्टर देखे कि जिसमें मैग्नीट्यूड, साइज ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी बेटा डिपेंड करती है। अगर जनरल ट्रेंड देखें तो बेटा जनरल ट्रेंड हमारे पास है कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, बुक के ऊपर एक फॉर्मूला लिख लें आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तीनों के लिए एक ही फार्मूला साइज के लिहाज से। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, यानी आयनाइजेशन एनर्जी आगे बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, साइज ऑफ एटम। साइज बेटा इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा। ये ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर बेटा इस तरह से होता है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं विद इन अ ग्रुप, तो बेटा ग्रुप आपको पता है कि टॉप टू बॉटम होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। तो जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें अगर हम इस बार ग्राफ को देखें तो ये बार ग्राफ भी हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे बेटा हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आपके पास ये जो बार ग्राफ है डिक्रीज होता जा रहा है। पहला बार देखें सबसे हाई है, यानी हार्डनिंग की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, उसके बाद लिथियम की, देन सोडियम की, देन पोटाशियम की। जैसे ही हम लिथियम से मूव करते हैं सीजियम की तरफ, जो बेटा बार ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है। मीन क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आपके पास डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट बेरिलियम से देखें,
और सबसे लास्ट पे चले जाएं नोबल गैसेस के अंदर। नोबल गैसेस के अंदर बेटा हीलियम से राडॉन की तरफ जैसे हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन लेफ्ट टू राइट देखें बार ग्राफ इंक्रीज हो रहे हैं। ये आगे जाके पीरियड के अंदर हम इसको देखेंगे दोबारा से, लेकिन अभी यहाँ पर बार ग्राफ से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आपके पास ये जो बार ग्राफ है ये बेटा अपवर्ड जा रहा है, यानी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम मूव करते हुए क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे हमने बात की है अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल मीन के जो ग्रुप 1 की है। अब बेटा ग्रुप 1 की जो अल्कली मेटल्स हैं ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे आपने टॉप टू बॉटम मूव करना है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी थी, डिक्रीज होनी थी। बेटा ग्राफ भी ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि डाउनवर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेम बेटा वेरिएशन विद इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। जैसे यहाँ इस ग्राफ के अंदर देखें हम सोडियम से आर्गॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे सोडियम से आर्गॉन यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं ये ग्राफ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो बेटा जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने इस ग्राफ के अंदर कुछ बेटा पीरियड्स के बारे में बताया होगा। जी बेटा जुनैरा आपने हैंड रेज किया हुआ है। एनी क्वेश्चन? बेटा इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो ये बेसिकली पीरियड्स के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन टू हीलियम, सेकंड पीरियड लिथियम टू बेटा जी नियोन, इसी तरह से थर्ड सोडियम टू आर्गॉन। ये टोटल 3 पीरियड्स की बात है। जी जी बेटा समारा एनी क्वेश्चन? यस सर। जी सर बेटा जो ट्रेंडिंग ग्रुप है लॉन्ग ग्रुप में, तो वहाँ पे जी कहा है कि जो फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में, अगर हम देखें तो वहाँ पे जो एनर्जी डिक्रीज होती है वो रैपिड होती है। बट जब हम सिक्स और सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट्स में देखें ग्रुप के लिहाज से, तो वहाँ पे स्लाइट एनर्जी बेटा डिक्रीज एक होती है। तरफ आप पीरियड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ग्रुप के लिहाज से देख रहे हैं। जैसे हम जाते हैं ना बेटा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड की तरफ, ये जो नीचे वाले हैं इसमें आपको देखें कि रेगुलर चेंज नज़र नहीं आ रही। ये बेसिकली इसको मैंने लास्ट पे डिस्कस करना था। ये जो नीचे वाले पीरियड्स है ना इसमें डी जो ऑर्बिटल्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, डी और एफ। इसमें एस होता है, इसमें आपको पता है एस और पी होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। जब डी और एफ इन्वॉल्व होता है ना तो आपको पता है कि डी और एफ की जो शेप है वो डिफ्यूज शेप होती है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती जैसे एस की होती है स्फेरिकल। तो वहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो रेगुलरली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से कहीं पे ज़्यादा डिक्रीज आ जाती है, कहीं पे बेटा जी ज़्यादा इंक्रीज आ जाती है। तो इसलिए नीचे वाले जो ये जो इरेगुलर होता है ना, इसलिए हम इरेगुलर की बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलरिटी है वो नहीं होती, एक ख़ास ट्रेंड नहीं होता। जैसे लास्ट पे जाके मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करनी है। ये देखें यहाँ पे नाइट्रोजन का बार ग्राफ ऊपर है, ऑक्सीजन का नीचे। ये क्यों? ये बेटा इसलिए होता है कि जो नाइट्रोजन है ये हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करते हैं ना, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फील्ड है। जो केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट या जिस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर वैलेंस शेल हाफ फील्ड हो या कंप्लीट फील्ड हो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो जहाँ पे एक चीज़ बेटा एक्स्ट्रा स्टेबल होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मुश्किल होता है। तो नाइट्रोजन की जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी वो हाई होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, लो। वैसे तो हमने ये पढ़ा ना कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की इंक्रीज होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की क्या होगी है, इंक्रीज हो गई है। तो ये अगर कोई रीज़न पूछे, ये बेटा एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन भी है और मोस्टली इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली जो इरेगुलर बिहेवियर है। तो नाइट्रोजन बेसिकली हाफ फील्ड होती है,
हाफ फील्ड होने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जी क्लियर हुआ बेटा? यस सर। बेटा हम बात कर रहे थे वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड के अंदर आप देखें कि जब लेफ्ट टू राइट, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ क्या बता रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फिर लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी वो केस आ गया बेटा, दोबारा से ये देखें, ऑक्सीजन नीचे है, नाइट्रोजन ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं रेगुलर बिहेवियर की, जहाँ पे इरेगुलर बिहेवियर आएगा वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे। इसी तरह से बेटा हमारे पास नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, अच्छा बेटा ये जो ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बात की है ना, क्योंकि मैंने आपको एमसीक्यू भी देना है एक, इसमें फर्स्ट में आप पढ़ के आ चुके हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये मेटेलिक इंडेक्स के बारे में बताती है। यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है तो मतलब मेटल है, अगर हाई है तो नॉन मेटल है, अगर इंटरमीडिएट में है ना तो उसको हम कहते हैं मेटलाइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी मेटेलिक है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी हम लोगों ने तीन बातें बेटा डिस्कस करनी है। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा समझ आ गई है तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर को टोटल रिवर्स कर दें। लेक्चर को रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ आ जाएगा। कैसे? वहाँ आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर वहाँ आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, यहाँ आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो बेटा वहाँ रिमूव करने के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यहाँ ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, ये एक्सो भी होता है यानी एनर्जी को रिलीज भी करता है, ये एंडो भी होता है यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है। क्यों बेटा? अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो याद रखें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सोथर्मिक होती है यानी रिलीज होती है। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे आपने फ्लोरीन के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो फ्लोराइड आयन बन गया है, एनर्जी यहाँ से जो रिलीज हो रही है वो आपके पास हो रही है -328 किलो जूल पर मोल या -337 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर प्रोसेस एक्सो नहीं होता, यानी एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी ऐड होती है, प्रोसेस एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड की है तो एनर्जी बेटा रिलीज हो रही है 141 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो देन यहाँ भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है। प्रोसेस क्या हो गया है, एंडोथर्मिक हो गया है। क्यों बेटा? जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो जाते हैं। पहले ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर है, 80 प्रोटॉन है, 80 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बेटा 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन अभी भी 8 है, यानी न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होके अभी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड है वो बेटा इतना ज्यादा नहीं है, वो लूज हो गया। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑलरेडी एडेड इलेक्ट्रॉन जिसको आपने ये पहले ऐड किया है, ये बेटा सेकेंड इनकमिंग या सेकेंड थर्ड इनकमिंग को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब आपने तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यहाँ क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए बेटा हमें एनर्जी देना पड़ती है। इसलिए जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बेटा अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन सेम, मैंने आपको एक ही फार्मूला बता दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सेम ट्रेंड है और सेम रीजन है। जैसे रीजन जो फैक्टर वहां पे देखे वही फैक्टर बेटा यहाँ पे है। जैसे पीछे आपके पास एक एक्सेप्शनल केस आया, कौन सा? आपके पास केस आया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन आपके पास नाइट्रोजन की ज्यादा है। वो मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है। यहाँ पे बेटा अगर हम देखें फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो होती है -337।
लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है 349। अब हम पढ़ रहे हैं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फ्लोरीन की कम है और क्लोरीन की ज्यादा है। ये भी बेटा इंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है और मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं। बेटा ऐसा क्यों, ये अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों? बेटा दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज स्मॉल है, और सेकंड रीजन ये है कि जो फ्लोरीन है बेटा साइज स्मॉल होने की वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यदि स्मॉल साइज की वजह से। और दूसरा बेटा मोर रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, जबकि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, हाई हो जाती है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन के बाद दोनों की वेरिएशन की बात की। यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन